हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को जो इसका लॉन्ग आंसर है, यानी कि जो सब्जेक्टिव का जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, उसके हमने 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को बताया था। ठीक है, अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जो नवंबर में हुआ था, उसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, कक्षा 9 के त्रैमासिक परीक्षा नवंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर का अभी हम लोग करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पिछली वीडियो में हमने आपको इसके 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था और इस वीडियो में मैं आपको जो 13, 14, 15 यानी कि 3 क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए होगी। ठीक है, बस शर्त ये है कि आप एकदम ध्यान से देखिए और देखने के बाद आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो देखने के बाद आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह की वीडियोज़ और आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। यानी कि जो ठोस घन है उसका जो साइड है, यानी कि उसकी जो भुजा है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसको 8 घनों में काटा जाता है। 8 घन कैसे हैं, तो वो बराबर आयतन वाले हैं। मतलब एक आपके पास घन है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, 8 घन उसमें काटा है हमने, यानी कि उसको 8 बराबर घन में बांट दिया जाता है। समझो एक तरीके से नए घन की भुजा क्या होगी वो आपको पता करना है और दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या पता करेंगे कि ये जो बड़ा घन है, यानी कि जो 12 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है उसका आयतन क्या होगा। पहले वो आयतन पता करते हैं, उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो हमारा 8 घन है तो 8 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको एक नया घन जो होगा उसकी हम लोग को घन निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा और उसकी मदद से हम नए घन की भुजा निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के उसका अनुपात निकाल देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, घन का आयतन निकालेंगे। तो बच्चों घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। देखो घन की भुजा दी हुई है, घन की भुजा दिया हुआ है आपको 12 सेमी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर हो जाएगा भुजा का होल क्यूब, यानी कि भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो 12 को आप क्या कीजिएगा, 12 का होल क्यूब निकालिए, कितना हो जाएगा, 12 का होल क्यूब होता है 1728, यानी कि 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब घन का आयतन तो निकल गया। ठीक है, लेकिन कहता है कि 8 बराबर घन आयतन वाले घनों में काटा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि इसे 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है, इसलिए प्रत्येक घन का आयतन क्या हो जाएगा, 1728 आपका है घन का आयतन। ठीक है, तो 1728 और टोटल कितना बराबर घन है, यानी कि जो घन है टोटल 8 है, तो 8 से भाग लगा दीजिए। 8 से भाग लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो घन का आयतन है, हर एक जो नया घन होगा उसका आयतन हम लोग को पता चल गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नए घन का आयतन इज इक्वल टू कितना हो गया, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन सेंटीमीटर। अब नए घन का आयतन निकल गया, तो नए घन की भुजा क्या होगी, ये होता है आपका क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम आपका कितना, आयतन कितना है 216, तो क्यूब रूट ऑफ 216 क्या हो जाएगा, तो 216 का घनमूल निकाल दीजिएगा। तो घनमूल निकालेगा तो होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो नए घन की भुजा ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, जो आपसे पूछा जा रहा था। अब हमसे दोनों घन, यानी कि जो पहला घन था और जो नया घन निकला है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या हो जाता है फॉर्मूला, चूंकि घन है ना तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6L², 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने
एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल आपका कितना है, तो यहाँ पर देखिए एल कितना है आपका 12 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर। तो 6 गुने 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो जब इसको गुना करेंगे तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना, तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि पहले घन का तो ये हो गया, अब नए घन का निकालिए। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो नए घन की भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला तो वही होगा 6l स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 6 गुने 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 गुने 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर हमने पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता कर लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पहले घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हो गया 864, तो 864 लिख दिया ऊपर में, और नीचे में हो गया 216। अब इसको जब हम भाग करेंगे, जब हम इसको काटेंगे, तो ये हमारा 216 है ना, आप इसको काटिएगा तो यहाँ पर आपको 1 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि 216 को 216 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 864 में 216 से भाग लगाएंगे तो 4 बार आ जाएगा, इनके 4 बार में कट जाएगा, तो 4/1 आ गया, यानी कि 4:1 इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग जो इसका अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक स्क्वायर यानी कि वर्ग बनाना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पर वर्ग बनाते हैं, ठीक है, छोटा सा आपको वर्ग बना लेना है, नाम रख देना है आपको ABCD, और इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण भी खींचना है, तो BD और AC, ये आपका क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है, AC और BD ये आपके दो विकर्ण हो गए, डायगोनल हो गए, और ये जो है ना, ये मान लेना है कि O पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को, यानी कि काट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है वो, अगर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है या दिया है, कुछ भी लिख लीजिए आप, ठीक है। अब जो भी डाटा आपको दिया गया है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। तो चूंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए एक बार फिर से, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध करें कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये तो सिद्ध करना है वर्ग के विकर्ण, लेकिन दिया क्या है कि हमें एक वर्ग दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, और इसमें हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है, वो भी लिखना है। तो सिद्ध क्या करना है आपको, वो भी लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध आपको, तो सिद्ध करना है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और सबसे पहले क्या सिद्ध करना है कि डायगोनल यानी कि विकर्ण बराबर होते हैं। तो सिद्ध करने में क्या लिख लीजिएगा कि पहले तुमको ये करना होगा, विकर्ण यहाँ पर क्या है AC, तो यहाँ पर दो चीज़ सिद्ध करना है। पहली चीज़ आपको सिद्ध क्या करनी है, यहाँ पर लिख लो, पहले में आपको सिद्ध करना है कि AC बराबर BD है, ये आपको सिद्ध करना है। उसके बाद आपको सिद्ध करना है कि जो आपका विकर्ण है, विकर्ण जो है ना वो बराबर पे यानी कि समद्विभाजित कर रहा है, किस पर, समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको लिख लेना है कि जो हमारा AC डायगोनल है यानी कि AC विकर्ण है वो परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, BD पर, ठीक है, यानी कि AC BD पर परपेंडिकुलर, मतलब ये कोण 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है, यानी कि हम कोई भी आप ले लीजिए, AOB ले लीजिए, AOD ले लीजिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह करके कि एंगल AOB बराबर 90 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करना है हमको, AOB बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है, और ये दो चीज़ हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखिएगा प्रूफ यानी कि उत्पत्ति, ठीक है, ये लिख देना है। और उसके बाद अब यहाँ पर शुरू करना है आपको क्वेश्चन बनाना, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ हमको प्रूफ क्या करनी है, AC और BD बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ABCD क्या है, एक वर्ग है, तो वर्ग है तो क्या हो गया, AB और BC और CD
और डी ए ये सब बराबर हो गए ना बराबर, क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं, है ना, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और जो आपका एंगल है ना, एंगल ए बी सी डी, ये भी आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, एंगल सी और एंगल डी सब बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम लेते हैं, क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ए बी सी और बी सी डी, यानी कि ए बी सी और बी सी डी दो त्रिभुज लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी में, है ना। अब देखो इसमें क्या है, तो अगर इस दोनों, जैसे आपने सर्वांग प्रूफ किया होगा ना, वैसे हम लोग इसमें इन लिखेंगे कि इन ए बी सी, यानी कि ए बी सी ट्रायंगल और बी सी डी ट्रायंगल में। तो देखिए अभी हमने देखा ना कि ए बी और सी डी, ए बी सी डी बी सी, यानी कि सब बराबर है, तो ए बी बराबर सी डी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर सी डी या फिर डी सी लिखिए। क्यों होगा ये दोनों बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग की क्या है, भुजाएं, वर्ग की भुजाएं हैं, ओके। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए ये दोनों तो आपका बराबर हो गया क्योंकि वर्ग की भुजाएं, और ये जो एंगल बी है और एंगल सी है ये दोनों भी बराबर होगा। एंगल बी एंगल सी क्यों बराबर है, हमने लिख दिया यहाँ पर कि बी और सी बराबर है क्योंकि 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल सी, और यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो BC और BC, यानी कि BC तो बराबर है ना। क्यों बराबर है, क्योंकि ABC में भी BC आ रहा है और DCB में भी BC आ रहा है, तो BC क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर BC, और यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, भुजा है, ठीक है, हो गया आपका। तो देखो ये हो गई भुजा, ये हो गई एंगल यानी कि कोण, और ये भी हो गई भुजा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल जो हमारा त्रिभुज ABC था, ABC क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल BCD के, और यहाँ पर लिख देंगे SAS से, यानी कि SAS से ये दोनों सर्वांगसम हो गए, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया कि दोनों हमारा सर्वांगसम है, ठीक है। अब ये देखो कि ABC और BCD दोनों सर्वांगसम हो गया। तो जब सर्वांगसम होते हैं तो क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, संगत भुजाएं या संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका तो ये संगत हो गया, और BC BC का हो गया, और AC BD बराबर होगा क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं। CPCT आपने पढ़ा होगा, तो AC बराबर BD हो गया। क्यों, यहाँ पर लिखेंगे CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आ गया कि हमने एक चीज़ प्रूफ कर दिया, AC बराबर BD प्रूफ हो गया। अब आते हैं अगला पार्ट जो हमारा प्रूफ करना है कि AC परपेंडिकुलर है BD पे, यानी कि AOB 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है, ये हमको लाना है, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर फिगर आपको इधर आ गया है, ठीक है, तो बार बार इधर दिखाना पड़ेगा, इसलिए हम फिगर यहाँ पर फिर से एक बार बनाते हैं। देखो बच्चों फिगर बन चुका है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए त्रिभुज BCD में तो चूँकि क्या है, ये एंगल C बराबर है 90 डिग्री क्योंकि वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ABCD एक वर्ग है, C बराबर 90 हो गया। तो अच्छा ये देखो कि एंगल B और एंगल D बराबर होंगे, है ना। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि BC बराबर CD है ना, BC और CD तो बराबर है ना। तो BC CD बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा ना। क्यों, क्योंकि जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके जो विपरीत कोण बनते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज में पढ़ा आप लोगों ने कि ये दोनों बराबर है साइड, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। तो जो आपका ये एंगल है, ये वाला एंगल, और जो आपका ये एंगल है D, ये क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि एंगल B। तो एंगल B का नाम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, एंगल B का नाम DBC, यानी कि इसको आप काट दीजिए यहाँ पर, या इसी में लिख सकते हैं DBC लिख दिया, और एंगल D का नाम BDC लिखेंगे, BDC लिखेंगे ताकि ये पता चले, क्योंकि D अगर लिख देंगे तो ये पूरा भी लिया जा सकता है, ठीक है, कि D एंगल तो ये पूरा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं हो तो BDC लिखेंगे और DBC लिखेंगे। ये दोनों बराबर है क्योंकि BC और CD बराबर है, मैंने लिख दिया आपको, ठीक है।
अब ये दोनों बराबर है तो बराबर होगा, ये तो तुम्हारा 90 हो ही गया है, तो ये दोनों जब बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं कि एंगल DBC और एंगल BDC दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों 45 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री तो हो गया, और ये दोनों समकोण में क्या होता है कि जो न्यून कोण होते हैं दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए, तो ये दोनों मिला के क्या आपका 90, और दोनों आधा आधा है, इनके बराबर है, तो इसलिए 45 डिग्री हो गया। तो ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। ठीक, इसी तरह से हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, ACD में, तो बस हम ये बता देंगे आपको कि देखो ACD में ये भी 90 हो गया है ना, ADC 90 आपका 90 डिग्री है, और ये दोनों आपका बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बता चुके हैं, क्योंकि AD और DC बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और ये 90 है तो ये 45, ये 45 होगा, तो एंगल DCA बराबर 45 डिग्री। अच्छा, अब आते हैं त्रिभुज DOC भी ले लो, ठीक है, DOC ले लो, DOC ले लो। तो DOC में क्या हो जाएगा, त्रिभुज DOC में देखो एंगल COD प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO सबको मिला के कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो COD कितना है, COD नहीं ना पता आपको, COD, तो COD लिखेंगे यहाँ पर, COD लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका ODC कितना है, ODC, तो देखो यहाँ पर हमने किया था ना BDC, ये एंगल तो निकाल चुके हैं हम। BDC कितना है आपका, 45 है, मतलब ODC कितना हो गया आपका, 45 हो गया, तो प्लस 45 डिग्री प्लस DCO मतलब ये एंगल कितना हो गया, अभी हमने DCA निकाला है ना, देखो DCA निकाला है ना 45, तो जब DCA आपको 45 है तो DCO भी 45 ही होगा, क्योंकि इसी लाइन को तो आगे बढ़ाया है हमने, तो DCO कितना हो गया, 45 हो गया, बराबर हो गया 180। अब देखो COD प्लस 45 दूना 90, 45 90 हो गया, बराबर 180 डिग्री। तो COD कितना हो गया, 180 माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री आ गया। अब देखो COD ये तो आपका 90 हो गया, ये आपका 90 हो गया। आपको प्रूफ क्या करना था, आपको AOB प्रूफ करना था 90, तो AOB कौन है आपका, AOB, तो ये एंगल है आपका 90, है ना, ये प्रूफ करना था। तो आप इसी तरीके से जैसे हमने ये प्रूफ किया वैसा भी कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि जो COD है 90, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पर देखो लिख दो, AOB बराबर होगा एंगल COD के, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि AOB बराबर क्या हो गया, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जगह AOB बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये हो गया आपका, यहाँ पर लिख लीजिएगा साबित। ठीक है, साबित कर दिया हमने। अब ये जो AOB 90 हमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि AC लंब है किस पर, BD पर, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये वाली लाइन कि अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूफ्ड, यानी कि साबित हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका दिया गया है कि AOB और COB ले लेंगे हम, और AO बराबर कर देंगे, AB बराबर CB हो जाएगा क्योंकि वर्ग की भुजा है, BO बराबर BO हो जाएगा क्योंकि बेनिष्ठ भुजा है, और यहाँ पर ट्रायंगल AOB और COB बराबर हो गया SSS से। ठीक है, और उसके बाद आपका AOB एंगल और COB कोण, यानी कि दोनों बराबर हो गया CPCT से। अब चूंकि AOC क्या है, एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर AOB कोण और BOC 180 हो जाएगा। तो समीकरण 1-2 के अगर हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, AOB बराबर COB हो जाएगा, इनके दोनों 90 डिग्री हो गया आपका, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे। इस तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 15वां जो क्वेश्चन है इसका, उसको देखते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं 15वां क्वेश्चन। जब x-4 से बहुपद ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 तथा 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 1 में भाग दिया जाता है तो एक ही शेषफल प्राप्त होता है, तो a का मान ज्ञात करें। यानी कि जब पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है, जब इस दोनों पॉलिनोमियल में हम x-4 से भाग देते हैं तो हमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल एक ही आता है, सेम रिमाइंडर आता है। तो आप बताइए कि इसमें जो a है ना वो उसकी वैल्यू क्या है, वो पता करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। देखो
चूँकि वीडियो लंबी हो गई है मुझे पता है, बट क्या करें, इसमें आपको समझाने में टाइम लगेगा ही, तो थोड़ा तो आपको टाइम देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अगर तो, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जी, यहाँ पर आपको कह रहा है कि हम भाग किससे लगा रहे हैं, तो हम भाग लगा रहे हैं x माइनस 4 से, तो हम उसको ले लेंगे gx, मान लेंगे उसको, मान लेंगे gx है आपका x माइनस 4। और आपके पास बहुपद कौन है, तो बहुपद आपके पास एक मान लो कि px है, एक आपका px है जो कि दिया हुआ है ax3 और प्लस 3x² और माइनस 3, ठीक है। तो सबसे पहले इस केस में हम पता करते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो, हमने बताया था आपको, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि कभी भी अगर आपके पास कोई बहुपद हो और कोई आपका gx यानी कि जिससे भाग लगाते हैं वो दिया हो, और आपसे पूछे कि ये बताओ कि इससे इसमें जब भाग लगेगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो आप पता कर सकते हो कैसे। तो जो gx है ना, यानी कि जो x माइनस 4 है, इसको 0 के बराबर कर दो, जो भी दिया रहेगा यहाँ पर उतना बराबर 0 कर देना है। तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 4, x बराबर 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, P ऑफ 4 पता कर लेना है, इनकी यहाँ पर 4 रखना है इसमें और इसमें पता कर लेना है। P ऑफ 4 क्या हो जाएगा, तो a रखेंगे और x का पावर 3 है, यानी कि 4 का पावर 3, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या रख देना है अब आपको 4 प्लस 3 4 का स्क्वायर माइनस 3। देखो, अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपको अधूरा है या ये सब नहीं सीखा आपने, तो मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक करो चैनल पर, आपको सारे एक्सरसाइज मिलेंगे विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप उसको आराम से सीख सकते हो, ठीक है, क्योंकि फाइनल में आपको दिक्कत नहीं हो। 4 का होल क्यूब क्या होगा, 4 चौका 16, 16 चौके 64 हो जाता है, तो a गुने 64 यानी कि a 64 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4 चौका 16 हो गया माइनस 3, तो क्या बन गया ये 64a प्लस 16 तिया 48 माइनस 3, यानी कि ये बन गया 64a प्लस 45, ये आ गया। यानी कि जब हम 4 रखा हमने तो हमें ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x माइनस 4 से इसमें भाग लगाएंगे इसमें, तो 64a प्लस 45 आएगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरे केस में हमारा gx क्या है, तो भाई हम इसी से भाग लगाएंगे, x माइनस 4 से ही लगाएंगे, लेकिन उस वक्त हमारा क्या है, जो पॉलिनोमियल वो चेंज हो गया है, मतलब पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x³ माइनस 5x प्लस a, इसमें हमने इससे भाग लगाया तो भी हमको रिमाइंडर सेम आएगा। तो चलो पहले पता करते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 4। तो अब निकालो q ऑफ 4, तो q ऑफ 4 निकालोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 4 का पावर 3 माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, ठीक है, हो गया ये। अब इसको निकालो, तो 4 चौका 16 चौके 64 होता है, तो 2 इंटू 64 हो गया माइनस 5 चौका 20 प्लस a, तो क्या बन जाएगा जी, 64 दूना 128 माइनस 20 प्लस a, तो क्या हो गया आपका 128 में से 20 माइनस करोगे तो 108 हो जाएगा प्लस a। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये आपका रिमाइंडर आया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने इससे भाग लगाया इसमें, इससे भाग लगाया इसमें, तो दोनों केस में हमको रिमाइंडर सेम मिलता है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 64a, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 64a प्लस 45 बराबर है 108 प्लस a। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 64a इधर ही रहने दीजिए, इस a को इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा, इस 45 को उधर ले जाइए तो 108 माइनस 45 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 63a, और ये 108 में से 45 घटाएगा तो 63 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 63/63 यानी कि 1। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमसे पूछा जा रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कि a का मान ज्ञात करें, तो a का मान आपको कितना आ गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सॉल्व कर दिया है। 11 से 15 तक हो चुका है आपका ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको और कोई सब्जेक्ट के उस पर अगर चाहिए क्वेश्चन का हल, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इसका अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने अगर नहीं बनाया है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझना है, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर आपको कोई अदर सब्जेक्ट का, साइंस, एसएसटी किसी का भी चाहिए आपको अगर सॉल्यूशन, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर, ताकि मैं उससे आपका जो है सॉल्यूशन बता सकूं, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।